नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका पाथ प्रिज्म के प्लेटफॉर्म पर। मैं हिमांशु शुक्ला। मैंने अभी तक आपको वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले गाउस की प्रमेय, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स को जानने के लिए हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास एक ये कोई धन आवेश है, ये क्या है, कोई धन आवेश है, और हमने बताया था कि धन आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत फ्लक्स भी क्या है, एक प्रकार की विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर आपने विद्युत बल रेखाएं नहीं पढ़ी हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके उसे पहले देखें, फिर तभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। विद्युत बल रेखाएं होती हैं तो धनावेश से बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। मैंने बताया था विद्युत बल रेखाओं के गुण में। तो यहाँ से मान लिया हमारी बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं यानी बाहर की ओर जाएंगी। तो वैद्युत फ्लक्स में होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक प्रकार की बल रेखाएं हैं। और कैसी बल रेखाएं हैं, वे बल रेखाएं हैं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। मान लिया कि ये बल रेखा अपने पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है, ये बल रेखा अपने पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है, ये बल रेखा भी अपने पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है। तो ये बल रेखाएं हमारी क्या होंगी, तो इनको कहेंगे हम वैद्युत फ्लक्स। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिफिनीशन की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या है जो अपने पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, या बाहर निकलती हैं या प्रवेश करती हैं। ये तो उसके टाइप का बात आ जाएगी। अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल रेखाओं की संख्या है जो अपने पृष्ठ पर लंबवत निकलती हैं या लंबवत प्रवेश करती हैं। बात समझ में आ गई। अब ये दो प्रकार का होता है। मान लिया यहाँ पर कोई ऋणावेश है, तो ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वो प्रवेश करेंगी। क्या होंगी बेटे, तो प्रवेश करेंगी। और कैसे प्रवेश करेंगी, तो लंबवत प्रवेश करेंगी। कैसे प्रवेश करेंगी, तो लंबवत प्रवेश करेंगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कुल मिला के सीधी सी बात है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये एक लंबवत रेखाएं होती हैं, है ना, लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो विद्युत फ्लक्स, अगर हम इसके गणितीय रूप की बात करें तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई क्या है, पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, इसका ये एक छोटा भाग है ds। यहाँ पर हमने एक ये लंब डाला, लंब को मैं ब्लू पेन से डाल दे रहा हूँ, ये मैंने एक लंब डाल दिया। ये हमारा क्या है, लंब है, और इससे ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सदिश राशि होती है। इनके बीच बना कोण क्या है, थीटा है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से। फाई ये हमारा वैद्युत फ्लक्स को प्रतीक चिन्ह है। फाई ई इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, कॉस थीटा ही क्यों लिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने लंब से थीटा कोण बना रही है, तो मैंने ये पिछले कई वीडियो में बताया है कि ये जो थीटा है, और थीटा के पास वाली जो भुजा होती है वो क्या है, ई कास थीटा, और इसका एक ये
क्षैतिज घटक हो जाएगा, ये होता है ई साइन थीटा। ध्यान दें, अब इसमें टेन या कॉट या अदर कोई तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि घटक दो ही होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। यानी हम या तो साइन थीटा यूज करेंगे या तो कॉस थीटा यूज करेंगे। तो हमने कॉस थीटा ही क्यों यूज किया? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के से बने कोण के पास वाली ये क्या है, भुजा है, इस वजह से मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा लिखा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यानी हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या बताया? किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। बात समझ में आ गई? इतना आप लोग देख लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे आपको बताते हैं गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय, तो गाउस ने अपने नियम में बताया गाउस की प्रमेय है क्या? तो गाउस के नियमानुसार, यानी गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए ये हमारा बंद पृष्ठ है, गोलाकार हो या वर्गाकार हो या हम इसको बोल सकते हैं बेलनाकार हो, तो कोई भी पृष्ठ ले लें, बेलनाकार पृष्ठ ले लें, वर्गाकार पृष्ठ ले लें या हम वृत्ताकार पृष्ठ ले लें, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताया? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दें, कोई भी डिफिनेशन पढ़ने से पहले आप डिफिनेशन को रटना छोड़ दीजिए, उसे सिर्फ समझिए। ये देखिए, आवेश है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, अनुपात में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। या हम इसी को दूसरी रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो मान लिया अपने पास ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। कैसे आवेशित है? तो ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसका केंद्र बिंदु ओ मान लेते हैं। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें गाउस की प्रमेय को सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम इसे क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को मान करके एक हम क्षेत्र मान लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं, और ये बनाने वाला कोण क्या है हमारा, डी ओमेगा, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डी एस है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली ई है। अतः हमें पता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो हमें पता है किसी की, ये क्या मान लिया हमने, माना एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इसके किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इस हम पूरे जो ये एक अल्पांश हमने क्षेत्र माना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, डी एस क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स यानी गुजरने वाला, अतः पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो अभी हम ds क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या ई डॉट डी एस इसी को लिख देंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और मुझे पता है या हमें पता है क्या बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। तो हम E का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब E की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आप ध्यान दें कि हमारा आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, या इसको लिख देंगे डी एस कॉस थीटा। घन कोण यानी जो डी ओमेगा होता है, मैं यहाँ आपको रफली बता दे रहा हूँ कि डी ओमेगा इज इक्वल टू बेटा होता है, जो घन कोण होता है वो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है डी ओमेगा। और डी ओमेगा होता क्या है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से बना हुआ कोण है ना, यानी किसी भी अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा किसी भी पृष्ठ के केंद्र पर बनाया गया कोण हमारा घन कोण कहलाता है, और इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा आ गया क्या बेटा, देखो अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमें डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम इस डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह डी ओमेगा कर देंगे, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, तो आ जाएगा डी ओमेगा। अब ये आ गया हमारा अल्पांश क्षेत्रफल के लिए यानी डी एस क्षेत्रफल के लिए, और जब हम इसे पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और जब हम संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम ध्यान दें, ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ओमेगा का। तो अब यहाँ ध्यान दें कि डी फाई ई यानी फाई ई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा डी फाई ई का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा फाई ई, और यहाँ आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दें ये डी ओमेगा कोण यानी इस अल्पांश पृष्ठ के लिए है, और जब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इसका डी ओमेगा क्या आ जाता है, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है 4 पाई आ जाता है। तो इसको 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी क्या आ जाएगी, यही हमारा सूत्र हो जाएगा। यानी ये हमें प्रूव हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। ध्यान दें फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो गॉस ने बताया क्या था, तो फाई इज इक्वल टू इन्होंने बताया था Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। थैंक यू।